एक नया एक्सचेंज यहाँ पे लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी 2026 को, बजट के दिन। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मुझे आए यहाँ पे कि सर ये एक्सचेंज न्यू लॉन्च क्यों हुआ, इसके अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस क्या है, क्या एक्सचेंज अच्छा है, क्या हो सकता है, क्यों लॉन्च हो रहा है, किस पे लॉन्च होगा, ये सब आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो अंत तक दिखेगा क्योंकि आपके जो भी सवाल होंगे ये नया एक्सचेंज, ठीक है, जो आ रहा है बीएसई एनएसई को टक्कर देने के लिए, ये मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, भाई ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने बहुत सारी केस स्टडी बनाई है, हिंद कॉपर, वेदांता, स्विगी, जोमेटो, ओला, बहुत सारी केस स्टडीज चैनल पे जाके जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, कोई लंबा नहीं खींचूंगा, पॉइंट पे आ जाता हूं। यहाँ पे नया एक्सचेंज जो आ रहा है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये रीलॉन्च हो रहा है। ऐसा मत सोचना कि पहले लॉन्च नहीं हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2008 के अंदर, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या था कि दो कंपनी थी यहाँ पे, एनएससी बीएससी थी एक्सचेंजेस, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि उस टाइम पे लिक्विडिटी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो वापस टेक डाउन करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब वापस यहां पे लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है। तो पहले और अभी के लॉन्च में फर्क क्या है समझो। पहले अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस ट्रेड हो रही है वो 6 रुपये 7 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दी है। ये स्टार्टिंग में पहले 1 रुपये भी ट्रेड कर रहा था और बाद में 12 रुपये तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे वॉलेटाइल नहीं है, इसने 1 रुपये पे भी ट्रेड किया है, 12 पे भी ट्रेड किया है, वापस नीचे आया था 2 रुपये पे, अब वापस 6-7 पे आपको जाता हुआ दिखाई दिया है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये जो रीलॉन्च हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि इसके अंदर नए बड़े प्लेयर्स आते हुए दिखाई दिए, लाइक जीरोधा ग्रो, ठीक है, उन्होंने काफ़ी तक फंडिंग करने की कोशिश की, इसको वापस लाने की कोशिश की है। ठीक है, तो दो बड़े जो ब्रोकर्स है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। और 2008 में जब लॉन्च हुआ था तब सपोर्ट किसने नहीं किया था, ब्रोकर्स ने। ठीक है, क्योंकि मान लो कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, मान लो कि आप अगर कोई स्टॉक में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी तो होनी चाहिए ना, वॉल्यूम्स तो होनी चाहिए, वॉल्यूम्स ही नहीं होते तो कहाँ होता। ठीक है, तो वो वॉल्यूम्स नहीं थे, इसकी वजह से यहाँ पे इसको ड्रॉ डाउन कर दिया गया। ठीक है, अब वॉल्यूम जनरली आप ये समझ के चलो कि अगर ब्रोकर्स खुद यहाँ पे बोलता है कि भाई आप ये एक्सचेंज में ट्रेड करो और यहाँ पे वो लोग ही वहीं पे वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो डेफिनेटली इसमें ट्रेड होना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टेन सिंबल में 2 ब्रोकर्स बैकएंड में है, और अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने करीब करीब आई थिंक 2500 करोड़ यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये एक्सचेंज अभी यहाँ पे कहीं पे ट्रेड नहीं कर रहा है, तो अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो वो नेगेटिव है। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर बीएससी इतना हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, एनएससी इतने हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये क्यों कम ट्रेड कर रहा है, ये अभी कोई रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रहा, तो ट्रेड कहाँ से करेगा। ठीक है, प्रॉफिट ही नहीं है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट देखो, 2022 से लेकर 25 तक कंपनी ने रेवेन्यू सिर्फ 4 करोड़ का किया है। ठीक है, 10 करोड़ से लेकर 4 करोड़। ठीक है, और कंपनी ने उल्टा लॉसेस ज्यादा किया, 34 करोड़ तक लॉसेस किया है। क्यों, कोई वॉल्यूम्स ही नहीं है। ये सब गेम होता है वॉल्यूम्स का। ठीक है, देखो मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बताना चाहूंगा जो आपको समझ में आएगा, ध्यान से दिखेगा। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ठीक है, यानी कि मान लो कोई अगर आप स्टॉक या निफ्टी में एंट्री एग्जिट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे कि आप देखोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल जो मान लो 518 रुपये का चार्जेस है, उसमें 160 रुपये ब्रोकर ले जाते हैं, एसटीडी चार्ज होता है जो गवर्नमेंट का होता है, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की होती है, और ये जो एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 99.41, ये बीएससी या एनएससी को मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो टोटल बड़े चार्जेस है उसमें एक छोटा सा हिस्सा बीएससी एनएससी को मिलता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये चार्जेस काफी कम है, तो इसमें जो खेल होता है वो वॉल्यूम्स के खेल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम जनरेट होता है, और वॉल्यूम से यहाँ पे इनका प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो वॉल्यूम्स का खेल होता है, और अभी के लिए जो 90% के जो वॉल्यूम्स कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, एनएससी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एनएससी में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स आते हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी से आते हैं। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स होता है वो सबसे बड़ा मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर होता है, स्पेशली एनएससी के लिए। बात समझ में आ रही है। और बीएससी में भी अभी रिसेंटली यहाँ पे आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स का पोर्शन आता हुआ दिखाई दे, बाकी ज्यादातर अभी के लिए एनएससी वॉल्यूम जनरेट करता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें जो मोनोपोली है वो है बीएससी और एनएससी की, और ये जो ड्यूल पॉली बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ये नया एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, रीलॉन्च किया गया है हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मत पूछना कि सर रीलॉन्च क्यों किया, ये ड्यूल पॉली को ब्रेक करने के लिए। हालांकि ड्यूल पॉली में भी सबसे ज्यादा मोनोपोली किसकी है, एनएससी की है। ठीक है, तो ये कम करने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया जा रहा है।
ठीक है। तो एक एक चार्जेस का पोर्शन आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 3 टाइप के चार्जेस गवर्नमेंट लेती है, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी। ये 3 चार्जेस गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा छोटा सा चार्जेस एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस जो बीएससी एनएससी को जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर ये लॉन्च होगा तो इसमें क्या ट्रेड होगा 1 फरवरी को? तो इसमें स्टार्टिंग में 130 स्टॉक ट्रेड होंगे स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। ये फेसिस में यहाँ पे आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई दे, जिसमें पहले 1 से 30 स्टॉक ट्रेड होंगे। अब ये कौन सा स्टॉक है वो नाम नहीं आया है जिसमें आप बाय सेल हो सकता है स्टॉक के अंदर, ठीक है। बट ये सबसे पहले 130 स्टॉक होंगे। माना ये भी जा रहा है कि आगे जाके, ठीक है, इसमें इक्विटी डेरिवेटिव से डेरिवेटिव्स का सेगमेंट भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये रिपोर्ट पढ़िएगा, सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट है, जहां पे आप देखोगे कि आगे जाके इसमें लिक्विडिटी जो होगी वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है, स्पेशली डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए स्टार्टिंग में छोटा लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने अभी जो नया एक्सचेंज है उसने लॉन्च किया था, यहाँ पे 1000 करोड़ यहाँ पे फंड राइजिंग की थी, जिसमें जैनम ब्रोकिंग या जीरोदा या ग्रो ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में इसके बैकएंड में जो बड़े प्लेयर्स है वो ब्रोकर्स खुद हैं। सोचो, एक्सचेंज को बैकअप करने के लिए ब्रोकर्स है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सवाल आपको दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सर ये जो लॉन्च हो रहा है अभी कम स्टॉक में लॉन्च होगा, ठीक है, तो रेवेन्यू शायद थोड़ा बहुत जनरेट हो सकता है, बट क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या, ठीक है। तो मैं आपको देखो सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में एंडी कर देता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे। लाइक एनएससी आने से पहले आपको पता होगा कि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज था, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज था, वो सब फिजिकल थे। बोलते हैं ना फिजिकल डिलीवरी, आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी होगी, ठीक है, जहां पे आपको फिजिकल शेयर्स मिलते थे। तो वो टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस थे। जैसे ही एनएससी आया उसके मोनोपोली खत्म होती हुई दिखाई दी, ये सभी एक्सचेंजेस के वो सभी बंद हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक आध बिग एक्सचेंज भी लॉन्च हुआ, लेकिन क्या हुआ, लिक्विडिटी नहीं मिली। आप देखोगे स्पेशली इसका ही एग्जांपल ले लो, ये 2008 में लॉन्च हुआ था, फिर 2013 2014 में लॉन्च हुआ था। आप यहां पे दिखेगा, सी यहाँ पे स्क्रीन पढ़िएगा, 2013 2014 में भी लॉन्च हुआ था, वो भी इक्विटी कैश सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। बट हुआ क्या, उस टाइम पे उनको लिक्विडिटी नहीं मिली। अब सिंपल बात है कि अगर आप मान लो ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है, अब अगर बाय करते हैं, सेल करने के लिए यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है अवेलेबल, ये बहुत दूर की प्राइस पे है, ठीक है, बहुत दूर की प्राइस पे है, तो कहां से आप सेल कर पाओगे, लिक्विडिटी कहां से मिलेगी? और उसी की वजह से इसको बंद करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब माना ये जा रहा था कि लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे ब्रोकर्स ही उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे नए एक्सचेंजेस के अंदर, ठीक है, वहां पे लिक्विडिटी पॉसिबल ही नहीं थी। तो अभी के लिए चांसेस ये हो सकते हैं कि नए ब्रोकर्स इसको सपोर्ट तरह से, या आप बोल सकते हैं ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर तरह से हैं, तो शायद इसको अभी के लिए लिक्विडिटी मिल सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नया एक्सचेंजेस है, अगर लिक्विडिटी मिलेगी, अगर वॉल्यूम्स मिलेंगे, तो ये आगे फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा। अगर लिक्विडिटी वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे तो ये आगे फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो पूरा वॉल्यूम्स का गेम होता है। क्लियर बात समझ में? तो होप आज का आपको ये समझ में होगा। एमएससी स्टॉक एक्सचेंजेस, अगर देखो आप अनलिस्टेड मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी अनलिस्टेड वेबसाइट आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी हमेशा याद रखोगे अनलिस्टेड मार्केट में वैल्यूएशंस का भी प्रॉब्लम होता है, प्लस लिस्ट होगा नहीं होगा, डी लिस्ट हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा, कॉशियस रहेगा। और मैं कोई रिकमेंडेशन आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा ये पर्टिकुलर एक्सचेंजेस के बारे में, ठीक है। बट आई होप ये केस स्टडी आपको समझ में आ गई, आपको आइडिया इतना आ चुका होगा कि क्या ये सर्वाइव करेगा कि नहीं, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।